वेलकम टू speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, आप मेरी कहानी सुन रहे हो और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने उसको बड़े प्यार से सुना। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए और मैं उस कहानी में अब आगे चलता हूँ। ये कहानी सुनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम दूसरे लोगों को देख के सीख पाते हैं। दूसरे लोग हमारे लिए आईने का काम करते हैं। तो हर गड्ढे में हम खुद गिरे हैं ज़रूरी नहीं है। दूसरों को देख के हम बहुत सारी ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं कि उस रास्ते पे हमारी संभावनाएं बाकी रहें। तो बात कर रहा था मैं कि कैसे मैंने अपनी सारी कैपिटल खो दी थी। धीरे धीरे हर एक गड़बड़ के साथ, हर एक लॉस के साथ एक सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर आती है। तो स्टॉक मार्केट में मुझे क्या सबसे बड़ी ताकत लगी कि एक मिडिल क्लास बच्चा, एक मिडिल क्लास लड़का जो 100-200 रुपये गुम जाने पे 5 घंटे तक मुस्कुरा नहीं सकता था, वो 10,000 या 50,000 रुपये खोने के बाद में भी चीज़ों को झेल सकता है। उसको लगता है कि चलो कोई ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होगी, अभी भी मैं हूँ तो सही, ज़िंदा हूँ, आगे काम कर सकता हूँ। तो ये जो लॉस से गुजर के और उससे खौफ खाने वाली बात है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट की तो ठोकर में भी दुआ है। मतलब स्टॉक मार्केट की ठोकर खाने के बाद में लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उनका टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बाजार आपको मार मार के डिसीजन लेना सिखाता है। अब बात क्या हुई कि ट्रेडिंग में धीरे धीरे हमारी पकड़ बनती गई। इक्विटी कैश में, फ्यूचर्स में भी काम होने लगा, ऑप्शन में भी होने लगा। और जब तेजी का दौर आता है ना, तो आईपीओ में भी इतने पैसे मिलते हैं कि पूछो मत आप। इंसान को लगने लगता है कि बस कुछ भी करो पैसा बरसेगा। हमारी क्लासेस जोरों पे चल रही थी, इतना कि एक बार तो मुझे ये लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी पे प्राइस टैग लग गया है कि अगर मैं 1 दिन या 2 दिन का कहीं छुट्टी मनाता था तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने हज़ारों का नुकसान मैंने कर लिया। और वहाँ पहली बार मुझे मालूम पड़ा था कि मिडास टच की कहानी क्या बोलती थी। मिडास टच आपने सुना होगा ना, कि एक राजा ने ये वरदान मांगा कि मैं जिस चीज़ को छूऊं सोना बन जाए। तो धीरे धीरे वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी आपसे चुरा लेता है। तो सबसे ज़्यादा जब मैं पैसा कमा रहा था तब मैं सबसे ज़्यादा खुश नहीं था। ये नोट करने वाली बात है, आप अपने दिमाग में डाल लेना। हम लोगों को जो चीज़ खुशी देती है वो फिगर नहीं है कि कितना पैसा कमाने से कितनी खुशी मिलेगी। हमको खुशी तभी मिलती है जब हम अपने अंदर ग्रोथ महसूस करें, हमारे पास समय हो, लोगों से मिलते जुलते हो, कनेक्ट होते हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, तो हमको खुशी मिलती रहेगी। फिगर भले छोटा बड़ा हो, चल जाएगा। तो अब बात ये हो रही थी कि 2007 और 2008 की जनवरी तक बाजार में एक तरफा तेजी चल रही थी। हमारे जो मैं फ्री सेमिनार्स लेता था संडे को, मतलब पूरे 6 डे में क्लासेस लेता था, 6 डेज क्लासरूम कोर्सेज थे। क्लासरूम कोर्सेज में ये समझ लीजिए कि सुबह 7:30 8:30 से लेके रात को 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी बेचेस होती थी। दिन में 2 बार मैं खाना खाने के लिए घर पहुंचता था, वो भी 1-1 घंटे के लिए। ये चल रहा था और संडे को मैं सेमिनार्स लेता था। मतलब लिटरली कहा जाए तो साल के एक भी दिन मेरे पास छुट्टी नहीं थी। और मैं कहीं छुट्टी पे जाता था तो जब आपको सक्सेस मिल रही होती है ना, और जब आप बिजनेस को ही अपनी लाइफ की डेफिनेशन बना लेते हो, परिभाषा बना लेते हो, तब आप उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हो कि आप छुट्टी मनाने जाओगे तो वहाँ पे भी आप सोच लोगे कि यार एक आध सेमिनार कर लेते। तो ये वाले हाल थे। और फिर अचानक आता है 21 जनवरी 2008, 22 जनवरी 2008। बाजार में पहले दिन लोअर सर्किट लगा, दूसरे दिन लोअर सर्किट लगा, यूएस का रिसेशन आया। यूएस का रिसेशन आने के बाद में कहाँ सेंसेक्स चला गया था भागते भागते 21,000। भाई मैंने पहले की कहानियों में आपको क्या बताया था कि 4,000 से सब लोग बात करते थे कि सेंसेक्स 6,000 7,000 हो गया। फिर सब कहते थे क्या सेंसेक्स क्या 10,000 हो जाएगा क्या, फिर सब हंसते थे। वही सेंसेक्स चला गया था 21,000, और 21,000 से 2 दिनों में 17,000 के लेवल पे आ गया। मतलब एक आदमी जो नया नहीं है, जैसे ऐसा होता है कि जैसे आप ट्रेड करने के लिए आए हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने लगे और 3-4 महीने से अगर आप प्रॉफिट बनाने लगते हैं तो आपको लगता है अब तो भाई नया नहीं हूँ, अब तो मैं पुराना हो गया हूँ। फिर एक आध मंदी आती है तो लोग कहते हैं यार मंदी में फंस जाओगे, तो वो मंदी नहीं होती, वो लॉन्ग करेक्शन होता है। आप उस लॉन्ग करेक्शन को भी ठीक ठाक निभा लेते हो, 1-1.5 महीने में वापस बाजार ऊपर आ जाता है, तो आप कहते हैं चलो मंदी भी देख ली। लोग कह रहे थे डरना चाहिए, कोई डर नहीं, कर लिया हमने तो अभी और पैसा बन गया।
क्रैश क्या होता है आपको मालूम ही नहीं है, वो आता है 4-5 सालों में एक बार। तो वो क्रैश वहां पे नजर आ रहा था। तो एकदम से बाजार नीचे गया और यूएस में जो सब प्राइम लोन का संकट आया उसकी वजह से एकदम बाजार टूटा। और सब लोग ये सोचते हैं कि भाई बाजार जैसे स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे से नीचे आएगा तो हम निकल जाएंगे, पर किसी को मालूम ही नहीं कि नीचे आने का तरीका क्या होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक शेयर हुआ करता था RNRL, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। 15 रुपए का वो शेयर लिस्टेड हुआ था और उसके बिजनेस ऐसे फ्यूचर प्लानिंग थी कि ये करेंगे। कोई ऐसा खास विजिबल बिजनेस भी दिखता नहीं था। और उसमें होल्डिंग बनाई क्योंकि ब्रांड नेम बहुत बड़ा है। तो रिलायंस नेचुरल RNRL धीरे धीरे 15 से 30, 45, 70, 80, 100, 120, वहां से फिर लॉन्ग करेक्शन में नीचे आ जाएगा 80 तक, फिर जाएगा 160, ऐसे करते करते वो 240 चला गया। 15-20 रुपए का शेयर 240 रुपए पे जाके खड़ा है। अब कोई भी आदमी, आप हो, मैं हूं, कोई भी है, उसके साथ क्या होगा? वो सोचेगा कि जिस तरीके से ऊपर गया है, जैसे ये नीचे आने लगेगा मैं निकल जाऊंगा। क्या सोचते हैं हम? 240 पे खड़ा है, 220 के नीचे जाएगा मैं निकल जाऊंगा, 200 के नीचे तो मैं रुकूंगा ही नहीं। लेकिन 21 जनवरी 2008 को लोअर सर्किट जब हुआ तो वो 160 रुपए खुला और अगले दिन के लोअर सर्किट में वो 80 रुपीज खुला और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी शामिल था। सोचो फ्यूचर में लोगों की हालत क्या हो जाती होगी। उस वक्त तो क्या था, ब्रोकर्स खुल के लिवरेज देते थे। पहले ऐसी हालत थी, 20 गुना लिमिट चाहिए या 50 गुना लिमिट चाहिए, लो। आपके पास 5,000 10,000 रुपए हो तो भी ब्रोकर अपने रिस्क पे आपको अलाउ कर देता था। इसीलिए तो 2007-8 में क्या हुआ कि नए नए ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं, नए नए ब्रोकर, बड़े बड़े ब्रोकर भी निपट गए। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार रिटायरमेंट लिया है। एक तो जब मैं इंजीनियर था SR स्टील में 95 में, मैंने 96 के एंड में मैंने रिज़ाइन किया, 95 के एंड में। तो 96 से लेके 2000 तक का एक वो मिनी रिटायरमेंट पीरियड, और दूसरा 2009 से 2008 को जब जनवरी में मंदी आ गई तो मोमेंटम में आपको एक आध साल तो चीज़ें थोड़ी चलती रहती है, उसके बाद मामला बिल्कुल ठप हो जाता है। तो 2009 से लेकर 2012 का ये मेरा दूसरा मिनी रिटायरमेंट था। और मैं ये कहूँगा कि पहले वाले मिनी रिटायरमेंट में 95 से 2000 में मैंने बहुत कुछ सीखा। अंदर ही अंदर चीज़ें ग्रो कर रही थी, लेकिन बाहर से मैं बिल्कुल भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे हो रही थी कि जो आप लर्निंग करके रखते हो ना, उससे बड़ा प्रोसेस होता है अनलर्निंग। आपकी स्लेट पूरी भर रखी है आपने वहाँ लेबल लगा रखा है मैकेनिकल इंजीनियर, और आप उसको लेके चलते रहते हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं। उसकी अनलर्निंग करके नई चीज़ों की लर्निंग की पॉसिबिलिटी बनी। बहुत कुछ हुआ उस वक्त, ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, कैपिटल खोने के बाद का जो रिटायरमेंट था 2009 से 2012 का, उस वक्त मैंने क्या क्या किया और क्या क्या करने से मुझे ताकत मिली, और कैसे मैं गेम में वापस आया, और फिर कैसे मैं गेम में वापस छा गया। ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी दोस्तों। मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर आप किसी एक चीज़ के साथ में वफादारी निभा सकते हो, अगर वो निभाने लायक हो तो फिर आप बहुत आगे तक पहुंचोगे, ये बात तय है। लेकिन बीच में आपके इम्तिहान होंगे, बीच में कई बार आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे, आपको लगेगा कि आप गलत जगह घुस गए थे। तो जब 2009 की मंदी आई, पहले तो क्या हुआ, 2008 में बाजार ने गिरना शुरू किया। तो शुरू में तो आदमी ये सोचता है कि बस अभी ऊपर आता है बाजार, पहले भी गिरावट आई थी 4-5 महीने में, 3 महीने बाद तो बाजार ऊपर चला गया था। नहीं आया वो, तो थोड़ा बहुत ऊपर आया, फिर और नीचे, फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर आया, फिर और नीचे, फिर ऊपर आने का नाम ही बंद हो गया। जितने भी लोग आए थे यहाँ पे ट्रेडिंग करते हुए, वो सारे के सारे साफ हो गए, क्योंकि सेक्टर शिफ्ट होता है ना। सारे सेक्टर जो भाग रहे थे पहले, उनको जिस लेवल पे लोगों ने खरीदा वो उसमें लोग फंसते चले गए। रियल्टी सेक्टर था वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था, वहाँ पे ये रिलायंस ग्रुप था पूरा। तो वो गिरते चले गए, लोग फंसते चले गए। और बाद में जब बाजार ने थोड़ा बहुत चलना शुरू भी किया तो वो वाले सेक्टर आज तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल पे वो 2008 में थे। तो अब वहाँ से सारी भीड़ खत्म, सारे टर्मिनल्स पे जितनी भीड़ लगी रहती थी, हमारे सेमिनार में जितनी भीड़ लगी रहती थी, वो सब खत्म।
अचानक से हमको दिखता है कि हमारे सेमिनार में जहाँ 200-200 लोग ऐसे खड़े होके भी सुनते थे चीज़ें, वहाँ पे अब 4 लोग आ रहे हैं। उनको वो भी बात सुनते हैं पर कुछ मन बना नहीं पाते, क्योंकि सारी सोसाइटी की जो हवा थी वो पलट चुकी थी। ये सब आपको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस वक्त हमने क्या किया, सबसे बड़ा लेसन तो ये था कि जब आपको पहली बार सक्सेस मिलती है ना, तो आप बिजनेस को ही अपनी पहचान बना लेते हो। तो 2004-5 से लेके 2008 तक का जो दौर था वो सुपर सक्सेस का दौर था। अब उस सुपर सक्सेस के दौर में हम थोड़े दिन के लिए अपने आप को भूल ही गए। दिमाग में बस एक ही नाम जो लोगों से मिल गया था, मनी गुरु, वो चढ़ चुका था। और बाबा पूरे एटीट्यूड में है ना, एक पहचान बन गई, सब बोल रहे हैं सर 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 ये वो। अब उस पहचान को जब वापस निकाला जाता है, वो पहचान आपको खोनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी चमड़ी उधेड़ रहा हो। इतना दर्द होता है। लोग सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, पर जब वो सक्सेस हाथ से जाती है तो वो आसान नहीं होता। चढ़ना आसान होता है पर उतरना आसान नहीं होता। जैसे आपको प्रॉफिट में पता है ना, ट्रेडिंग करते हैं, आपको 4,000 रुपये मिल गए और 4,000 रुपये आपके हाथ से जा रहे हैं, तो आप क्या ये बोल के जाने दोगे कोई बात नहीं, मान लेता हूँ आज के दिन ट्रेडिंग की नहीं थी, 4,000 आए थे, 4,000 जाने दो? ऐसा नहीं होता। आप 4,000 रुपये जो मिल गए हैं उसको इतना तेजी से पकड़ के रखते हैं कि जब तक आपकी कैपिटल में से और 5,000 रुपये नहीं चले जाएं तब तक आप उसको नहीं छोड़ते। बस वही बात वहाँ पे चल रही थी। तो पहले तो हम बिल्कुल अकड़ के खड़े रहे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे वापस दिन आएंगे आएंगे। और कहाँ हम अपने ऑफिस को मेंटेन करने के खर्चों के बारे में सोचते भी नहीं थे। मतलब मुझे अपना एक कंप्यूटर खरीदना हो, कहीं रेंट देना हो, एम्प्लॉय की सैलरी देनी, मुझे सोचना ही नहीं था। ये दिया वो दिया, ख़त्म हुआ। अब ये हाल हो रहा था कि भाई रेंट भी कैसे देंगे, ये हालत आ चुकी है। करने को आपके पास काम ही नहीं है। तो अब मैंने क्या किया कि ये बोलना शुरू किया कि चलो हम प्रॉपर्टी में काम करते हैं। अब प्रॉपर्टी में काम करने का क्या अच्छा कारण था कि आप दिन में एक बार बाइक लेके निकल जाओ, एक आध जगह का प्लॉट वाट देख के आ जाते हो, अच्छी लॉन्ग राइड हो जाती है। कहने को वो चीज़ बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब एक ये जो स्टॉक मार्केट का ब्रोकरेज है, एक अलग चीज़ है। इसमें आपको किसी के सामने मुंह खोल के कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये झंझट नहीं। लेकिन प्रॉपर्टी में तो सौदा होने के बाद ब्रोकरेज लेने तक, इसके लिए आदमी को निगोशिएशंस में और बहुत व्यवहार में बहुत अलग तरह का माहिर होना ज़रूरी है। तो उस चीज़ से मैं मतलब अपना टाइम कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिवली गुजारने की कोशिश कर रहा था। अब इस दौरान मैं बोलता हूँ कि कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब वो लेता है तो मार मार के लेता है। तो चारों तरफ से परेशानियां घिरने लगी, आपका पैसा ख़त्म होने लगा। और उस वक्त मेरी वाइफ को कोई ऐसा पता लगा, कोई बीमारी है, हल्का कोई हेल्थ का कॉम्प्लिकेशन है, जो कि लगा था बहुत सीरियस होगा। उस वक्त लग रहा था, बाद में फॉर्चुनेटली वैसा था नहीं। फैमिली को लगने लगा, दोस्तों को लगने लगा कि अरे यार इनको पहले समझाते थे पर ये देखो ये करते रहते हैं, अरे ये सब रिस्की चीज़ें होती है यार। मैं तो पहले कह रहा था ये नहीं करना था, ये करना था, वो कह रहा था वो नहीं करना था। दोस्त कहीं दरकिनार हो गए। वो दोस्त जिनको आपने सहारा दे के खड़ा किया था, अब वो आपको समय देने को राजी भी नहीं थे। ऐसा समय आ जाता है, तब आप एकदम टूटने लगते हो। लेकिन हमेशा आपको अपने आप का साथ देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया आपका साथ नहीं देती है, वो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है उनके लिए। इसको मैं बहुत ही नॉर्मली लेता हूँ कि भाई जब आप उपयोगी नहीं हो तब आप कुछ समय के लिए दरकिनार हो जाओ। ये हो सकता है उस वक्त वो चीज़ें बहुत पेनफुल रही होगी, बहुत पिंच किया होगा उस चीज़ ने, लेकिन बाद में जब भी चीज़ें ठीक होती है आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो अब बात ये हुई कि मैं जो कह रहा था, धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब आप एकदम दुखी होते ऐसा नहीं रहता है। हिंदुस्तानी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें पैरेलल चल रही है। बीवी बीमार हो रही है तो इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत रहा है, 2020 भी जीत रहा है, आप उसकी खुशी भी मना रहे हो। मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं सुख को या दुख को एकदम पूंछ पकड़ के घसीटते रहने के खिलाफ हूँ।
मतलब आप अगर सोचते हो कि मैं अपनी खुशी को पकड़ के रख लूँगा, जाने नहीं दूंगा, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं अपने दुख को पकड़ के रख लूँगा और इसको जाने नहीं दूंगा, तो ये भी नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में कई बार आजमा चुका हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में किला नहीं बना सकते। ऊपर वाले ने या किस्मत ने, डेस्टिनी ने, नेचर ने, जो भी आप मानते हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप किला नहीं बना सकते जो आपको पूरी तरह सुरक्षित रखे। अगर आप अपनी पूरी फैमिली के बीचों बीच छुप जाओ और सोचोगे कि मुझे तीर नहीं लगेगा, आप पूरी दुनिया के बीच में छुप जाओ और सब लोगों को बोल दो देखो मैं सही हूँ, और सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ तुम सही हो, आप कितना भी समझा लो, आपने कितना ही पैसा कमा रखा हो, लेकिन अगर आपको जिल्लत या गरीबी झेलनी है, तो ये तीर सीधे आपके आप में घुसेंगे सारी भीड़ को चिरते हुए। आप कोई किला नहीं बना सकते, कितनी भी आप सिक्योरिटी की तैयारी कर लो। तो एक ही चीज़ की सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी क्या है कि ज़िंदगी में जो भी आएगा वो अच्छा और बुरा दोनों लेके आएगा, और मुझे बुरा लेना है तो उसके साथ में अच्छे को भी लेना ही है, कि उस वक्त कुछ है जो आपको अच्छा लगने वाला है। अब जैसे मेरी वाइफ बीमार हो गई, तो मैं उसके इलाज के लिए कहीं उसको लेके गया 2-3 दिन के लिए, तो वो अच्छा समय मैंने गुजारा। उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिला जो खूबसूरत था। ये हमेशा ही होता है। उसी दौरान जब ये मंदी का दौर चल रहा था, उस वक्त मेरी मदर इन लॉ को भी कैंसर हो गया था, तो उनके इलाज के लिए मैं मुंबई में था और वहाँ 10 दिन के लिए मैं था। फिर मेरे इन लॉज कहने लगे कि अब आपको काम होगा, आप चले जाओ। मैं अंदर ही मन मन कह रहा हूँ कि कौन सा काम। बैठा हूँ मैं वहाँ मस्ती से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, और नंबर से दूर मुझे राहत मिल रही थी। अब नुकसान हो रहा था मुझे, लेकिन नंबर से कभी कभी आप इतने ज़्यादा घबरा जाते हो कि स्क्रीन देखने से भी आपको डर लगने लगता है। और उस वक्त जब आप किसी के काम आ रहे हो, कुछ समय ऐसा होता है जब आपको अंदर से ये लगता है कि ये काम तो करने लायक ही है। तो वहाँ मुझे उनकी सेवा के साथ में अलग तरह का अनुभव, अलग तरह की खुशी मिल रही थी। वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी ऐसी नहीं होती कि वो आपको 24 में से 24 घंटे रुलाती है। 24 में से अगर अच्छे दिन चल रहे हो तो हो सकता है आप 24 में से 16 घंटे खुश हो, बाकी समय उदास हो। और अगर बुरे दिन चल रहे हो तो 24 में से आप 14 घंटा खुश हो, बाकी समय उदास हो सकते हो। मतलब हम अपने दिमाग में जो कहानी चलाते रहते हैं वही हमको सुखी या दुखी करती है, बाकी और कोई बड़े फर्क नहीं आते। ये बात अगर हम समझ लें तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कलरफुल हो सकती है। तो अब उस दौरान दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो बदल जाती है। एक तो आपकी वो पहचान जो आपने पकड़ के रखी थी, अब वो फिर कैचुअली बदलने का समय आ गया था। जैसे शाम बदलता है, आप फिर से एक नया रूप लेते हो। इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि हफ्ते में 3 बार बैठक होने लगी है, दिन में भी चालू हो जाते हो, चलो भाई 2 पैग हो जाएं तो राहत मिलेगी। ये हालत हो सकती है, लेकिन वो हमेशा की राहत नहीं है। राहत आपको किस चीज़ से मिलती है? राहत आपको ड्रिंक से नहीं मिलती है, राहत आपको मिलती है दोस्ती से। 1 या 2 रिश्ते ऐसे हों जिनसे आप अपनी मन की बात कह सको। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको समझते हो, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको सही मानते हो। कोई ऐसा इंसान जो आपकी बात सुन भी लेता हो आधी अधूरी, तो भी आप अपने दुख को सह सकते हो। यही चीज़ है जो हमको अपनी सोसाइटी में ख़ास तौर से मिली है, ख़ास तौर पे छोटे शहरों में। तो ये सब चलता रहा। फिर एक दिन अचानक मैंने एक सूचना पढ़ी, और वो सूचना थी तेज ज्ञान फाउंडेशन का एक कोई शिविर था, सुबह से शाम तक का फ्री सेमिनार। हाँ, फ्री स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा देने की न तो उस वक्त मेरी तैयारी थी, न मेरे पास कुछ ऐसा था कि मैं और खर्च करूँ। तो मैं उस फ्री आध्यात्मिक शिविर में चला गया। सुबह 9 बजे से जब 6 बजे तक मैं निकल के आया ना, तो वही पॉजिटिव बात कर रहे थे, वो मन के समझ की बात कर रहे थे। वो यही बता रहे थे कि फंडामेंटली आपकी ज़िंदगी सही है, उसमें हमेशा जीने लायक बातें हैं। वो सब मैं सुन रहा हूँ, हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन सही समय पे वही चीज़ अगर आपको सुनने को मिल जाए तो आपको अलग ताकत दे देती है। तो उस समझ ने मुझे एकदम यू टर्न दे दिया, और उस यू टर्न के बाद में मैंने अपने लिए कोशिश करना शुरू कर दी
कभी कभी आप निराशा के दौर में चले जाते हैं, उसके बाद में आपको पहले कॉन्फिडेंस वापस आता है, फिर आप छोटी छोटी कोशिशें शुरू करते हो और उन कोशिशों से पहले छोटे छोटे परिणाम आते हैं और उसके बाद बड़े परिणाम आने लगते हैं। लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है। इसीलिए तो ट्रेडिंग में मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो गया ना और आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट में भी मतलब ट्रेडिंग से हट के जब इन्वेस्टमेंट में जाते हो वहाँ भी पैसे लग जाते हैं, फिर आप घबराने लगते हो, फिर आप म्यूचुअल फंड से भी घबराने लगते हो। तो ऐसे में मैं आपसे कहूँगा, ट्रेडिंग छोड़ने को सोच रहे हो ना, नहीं करोगे तो न के बराबर करो। मतलब ऐसा करो कि जहां आदमी 5 लाख रुपए की कैपिटल से ट्रेड करता था, अब 5,000 की कैपिटल से ट्रेड करे। जहां पे वो 1,000 शेयर खरीदता बेचता था, 2 शेयर खरीदे बेचे, लेकिन छोड़ो मत, देखो फिर क्या होता है। पहले आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, उसके बाद में आपकी सारी कैपिटल वापस आएगी। और शुरू में तो आपको ऐसा लगता है, जब मैंने अपने पहले साल की कहानी आप ढूंढ के देखेंगे तो पहले साल की कहानी में बताया कि मेरे 4,000 रुपये की चेक जमा किया था, उससे 70,000 बना लिए और फिर 1.25 लाख रुपया खो दिया। इस तरह के नुकसान हुए मेरे, और फिर लगा कि ऐसी की तैसी, छोड़ो यार, बकवास है साला, करना ही नहीं मुझे। एक दिन तो सभी ट्रेडर की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि पुराने ज़माने में तो लोग शेयर सर्टिफिकेट जला देते थे, रद्दी में तोल देते थे, इतना गुस्सा आता था। आज की तारीख में ऐसा होता है कि जब ट्रेडर को इधर बहुत बड़ा दिक्कत होता है तो उठा के डिमेट में से सारे शेयर बेच डालता है। तो कभी कभी तो बोलता है भाई अकाउंट क्लोज करना है। अरे अकाउंट क्लोज करना है, तुम काम करना बंद कर दो। अकाउंट क्लोज करने की बात क्यों आ रही? क्योंकि वो रिएक्शन है कि मेरे को चाहिए ही नहीं अभी ये चीज़। फिर आप रूठ के चले जाते हो। फिर धीरे 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 जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि इसका कसूर था, उसका कसूर था, उसका कसूर था, ऑपरेटर का कसूर था, एडवाइज़र का कसूर था, उसने ब्रोकरेज ले लिया, बाजार में अचानक यूएस से खबर आ गई, इसलिए पलट गया, धोखा हो गया मेरे साथ, जब तक ये बात दिमाग में नहीं आए कि यार फिर भी बटन तो मैंने दबाया था, शेयर तो मैंने खरीदे थे, स्टॉप लॉस तो मैंने नहीं लगाया था, तो जब दिमाग ठंडा होता है वो चीज़ें देखने लगती है, उसके बाद में आपका स्टोरी पलटने लगता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि सर इतना नुकसान हो गया कि मेरे 20 लाख रुपए चले गए हैं, अब मेरे पास कितना पैसा है? 20,000 रुपए हैं, अब मैं क्या करूँ? तो मैं ये नहीं बोलता उनको कि 20,000 रुपये से 20 लाख रुपए बन जाएंगे, आ जाओ जल्दी लॉस कवर करेंगे, क्योंकि लॉस कवर करने के लिए जो काम कर रहा है उसका लॉस तो डबल ट्रिपल होता चले जाने वाला है। मैं तो सिर्फ इतना सा कहता हूँ कि भाई तेरे घर में चोरी हो जाए, आपके घर में कहीं चोरी हो जाती है, क्या करते हो आप? रिपोर्ट लिखवाते हो ना? क्यों लिखवाते हो? क्या आपको पता है कि यहाँ पे आपका माल वापस मिलने वाला है? नहीं। हम अपने दुख को तब झेल सकते हैं जब हमको ये पता लग जाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसे ही अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये क्यों हुआ है, तो फिर बीमारी पकड़ में आ जाएगी, बीमारी पकड़ में आ जाएगी तो इलाज भी पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं उनसे ये कहता हूं कि आपको कुछ भी सीखने का आप क्या मतलब है, सिर्फ यही मतलब है कि आपको मालूम पड़े कि चोरी क्यों हुई। तो आपके 20 लाख रुपए जा चुके हैं, आप समझ लो 21 लाख गए। 1 लाख रुपए का 6 महीने का ट्रेनिंग लो, या 5,500 का एक वीडियो कोर्स ले लो, कुछ भी करो, या 2,000 रुपए का कोई कैप्सूल कोर्स ले लो, चलेगा। लेकिन एक बार शुरू करो, पता तो करो, ताकि आपका ये स्वर बदले कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं पीड़ित हूं। हम अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका है सब लोगों की क्रिटिसिज्म से बचने का और दुनिया में सब लोगों को दूर भगाने का, आप अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हो। लोग आपको कुछ गाली देने आ रहे हैं और वो बोलेंगे कि भाई तुमसे ये गलती हो गई, तब आपने उसके पहले ही चालू कर दिया, अरे मैं तो गधा हूँ यार, मैं 2 कौड़ी की अकल नहीं, मेरे को तो मारना चाहिए, मेरे को जूते मारो चौराहे पे खड़े करके। इतने में सब लोग कहेंगे नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं, क्या बात कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं, और ये आपको सिंपैथी दिला सकता है, वो सिंपैथी भी झूठी है, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं दिला सकता। तो सॉल्यूशन अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा दोस्तों। तो बस वो मैंने तेजज्ञान का वो शिविर किया और वहाँ से यू टर्न शुरू हो गया। बाद में बहुत सारी घटनाएं होती रही। तो ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि आप दोबारा वो सक्सेस आप देखोगे ही नहीं। तो मेरे फादर कभी कभी मुझसे बोलते थे कि अरे मार्च आ गया, वो ITR वाईटीआर का क्या हुआ? मैंने कहा कौन सा ITR? इनकम टैक्स रिटर्न।
अरे इनकम ना अभी है ना कभी होने वाली है, भूल जाओ ITR नाम का, इनकम टैक्स नाम का शब्द, ज़रूरत ही नहीं है और शायद कभी नहीं होगी। एक दिन मैं अपने बैंक में गया, उस बैंक में जहाँ पे लेक्स का बैलेंस होता था, वहाँ पे पता लगा अब 6,000 रुपये का बैलेंस बचा है। और मेरे मन में आया कि ये अकाउंट ख़त्म ही, बंद ही करो इसको। क्योंकि जब मैंने कहा ना कि शक्कर के डब्बे में जब आपको लगता है कि 2 चम्मच शक्कर बची है, तो आप उसको भी चाय या दूध में डाल के ख़त्म कर देते हो। ऐसी कैपिटल के लिए मेंटालिटी है कि जब आपकी कैपिटल 80% हो जाती है, तो 20% को आप उसी 1 घंटे में या 1 दिन में ख़त्म कर देते हो। और अगर ये आपकी कैपिटल 90% बची हुई है, तो फिर आप उसको 85 तक भी ले जाने को राजी नहीं होते। 90 से 95 करके 102% तक लाने की हमारी पूरी कोशिश होती है। ये सब कह सकते हैं हम कि पैसे वाला जो बिहेवियर होता है, एक अर्थशास्त्र, व्यवहार का अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र का व्यवहार कहा जाए इसको, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ये कहा जाएगा। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी कि हमको कौन कौन से पैटर्न है जो हमको चलाते रहते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ हमने देखी कि ये सारी घटनाएं हो रही थी। अब मैं अपना अकाउंट बंद करना चाह रहा था, और ऐसे में मेरे साथ एक ऐसी गजब घटना हुई। मैं कई बार बोलता हूँ कि लाइफ में अगर आप मिराकल होने दोगे तो मिराकल होंगे। अब मेरे भाई की साली की शादी थी, और एक सिटी में हम उनका फंक्शन अटेंड करने जाने वाले थे, और उसके पहले कुछ फंक्शन होते हैं जिनमें हमारा जाना ज़रूरी नहीं था। फिर भी रिलेशनशिप को मैं कई बार ऐसा बना लेता हूँ कि भाई मज़ा आ रहा है तो मैं उस हर जगह जाने को तैयार हूँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है। तो मैं एक्चुअल मेन फंक्शन को छोड़ के पहले वाले फंक्शन में भी चला गया, क्योंकि मेरे तो कोई जहाज चल नहीं रहे, काम काज तो कुछ है नहीं। मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे अपने स्कूल का एक स्टूडेंट था जो LKG में मेरे पास एडमिट हुआ था, उसके पेरेंट्स मिल गए, और वो बताने लगे कि यार वो बच्चा तो बड़ा हो गया है और वो कॉलेज कर रहा है, उसका कंप्यूटर्स में बड़ा नॉलेज है। और अभी मैंने कहा क्या कर रहा है आजकल? वो बोले कि वो कुछ तो कमोडिटीज़ में करता है। तो अब वो हालत हो गई कि जिस बच्चे को मैंने LKG UKG में पढ़ाया है, मैंने कहा उसको मिलने के लिए भेजा। वो मिलने के लिए आया, मैं उससे सीखने को राजी था। बस यही एक चीज़ है मुझे जो लगता है कि आप सीखने को हमेशा राजी रहो। अपने स्टूडेंट का स्टूडेंट बनने की तैयारी भी करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यंग एनर्जी हमेशा अपडेट होके आती है और आपको कुछ ना कुछ नया तो सिखा ही सकती है। तो दोस्तों ये कहानी आगे कैसे चली हम आगे बात करेंगे, तो चलती रहेगी कहानी। कैसी लगी, आगे क्या आने वाला है, हम कैसे फिर वापस सक्सेसफुल हुए, आप कैसे अपनी प्रॉब्लम से निकल के सक्सेसफुल हो सकते हैं, और ज़रूर होंगे, ये वादा है। आपके कमेंट मुझे चाहिए, आगे आप क्या सुनना चाहते हैं बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। speedearning.com